हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 15 इकोनॉमिक पॉलिसीज। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इस यूनिट को शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। बेसिकली हमें इस यूनिट में 3 पॉलिसीज कवर अप करना है। जो पहला पॉलिसी आप लोग पढ़ोगे दैट इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो सेकंड पॉलिसी हमको पढ़ना है दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड द थर्ड वन इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। सो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंदर हम जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। Then we will also study about the various developments that happened during the period 1970 to 1980. Then 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमें 3 चीज़ें कवर अप करना है। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1956 में हुआ था। ओके, तो देखो हम पिछले यूनिट में भी, पिछले और पिछले से पहले वाले यूनिट में भी हम जो टाइम फ्रेम ले रहे थे वो मेन टाइम फ्रेम 5 डेकेड का था। तो आपको जो भी डेटा दिख रहा था मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो डेटा सारा 1950 से 2000, ओके, 1950 से लेकर 2000 इनके बीच का जो डेटा है इसी को हम लोग मेनली एनालाइज कर रहे थे। तो जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पढ़ेंगे ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम देखेंगे कि 1956 में, ओके, सो 1956 में क्या हाल था। उस टाइम जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था किस प्रकार से था, किस प्रकार जो उस टाइम तो देखो नया नया बना था, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद सारी चीजें नई नई बनी थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन उस टाइम पे कैसा था। देन 1970 और 80 में क्या हुआ एंड 1991 आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। 1991 में जो है हमारे पास एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया एंड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये 3 टॉपिक्स आपको कवर अप करना है। अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी में मेनली हमको ये देखना है कि फिस्कल पॉलिसी होता क्या है एंड लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी हमारे पास आया था 1985 टू 1990। तो इसके बारे में भी हमको देखना है और फिस्कल इम्बैलेंस कभी कभी होता है। ओके, तो इन सब में हमें क्या क्या चीजें करनी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा क्या रहता है विद रिस्पेक्ट टू योर फिस्कल पॉलिसी, ये भी हम देखेंगे। फाइनली जो थर्ड पॉलिसी हमको पढ़ना है दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम पहले तो देख समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि प्री 1991 में था एंड पोस्ट 1990 टू 91 में था। ओके, सो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट ये जो टाइम फ्रेम है इसके पहले हमारा मॉनेटरी पॉलिसी किस हिसाब से था एंड इस टाइम फ्रेम के बाद जो है हमारा मॉनेटरी किस हिसाब से है वो हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल हम देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी का यूनिट हम पढ़ रहे हैं एंड मेनली हमको जो है ये 3 पॉलिसी को ही फोकस करना है विच इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज योर मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक एक करके जो है हमें इन तीनों को ही देखना पड़ेगा। सो अगर हम एक बार इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं। ओके, सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसका क्या हाल था वो तो हमें पहले ही देख लिया था। ओके, इंडियन इकोनॉमी का जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाईली अंडर डेवलप्ड था, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कुछ था नहीं, क्योंकि उस टाइम जो था एकदम हम ब्रिटिशर के जो रूल है उन सबसे बाहर निकल के आए ही थे। तो अगर हम GDP वगैरह की बात करें या फिर कोई भी पर कैपिटा इनकम, कोई भी अगर हम ये जो फिगर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, सारे फिगर्स आपको लो ही देखने को मिलेगा एंड ये सारे फिगर्स को हमने ऑलरेडी जो है एनालाइज कर रखा है कि क्या नेशनल इनकम का स्टेट क्या था, GDP क्या था, ये सारा हमने जो है सेक्टर वाइज भी हमने देखा है कि यहाँ पे क्या हाल था, एग्रीकल्चर का क्या स्टेट था, ये सारा हमने देख ही लिया एंड हमने यही देखा है कि जो स्टार्टिंग में था इंडिपेंडेंस के बाद एकदम स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिलता है। नेशनल इनकम की बात करें वो भी काफी ज्यादा लो था एंड इन सब को देखकर हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी को हमें फॉलो करना है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की फुल कहानी जो है हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसको हमको लेना है। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो ये ऑब्जेक्टिव है, ये चूज करने का ऑब्जेक्टिव भी क्या था वो भी हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है एंड गवर्नमेंट ने जो है
गवर्नमेंट का मेन रोल यही था कि हमें मेन फोकस यही था कि हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए थे एंड हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें हम 5 ईयर प्लान वगैरह जो है धीरे धीरे करके जो है लाते चले गए। एंड इन सब में जो है स्टार्टिंग में जो क्रूशियल रोल जिसको मिला था डेवलपमेंट का, वो काम मिला था हमारे पब्लिक सेक्टर को। जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री को डेवलप करना, सारी की सारी इकोनॉमी को एक बार रोड पे लाना, वो रास्ते पे लाने का काम मेनली था पब्लिक सेक्टर का। ओके, तो पब्लिक सेक्टर जो थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितने भी थे, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा जो हम जिस स्टेट में आज है ना, देखो आज के डेट में ना हम लोग पब्लिक सेक्टर को उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि भाई वो स्लो है या वो काम नहीं करते, या कुछ भी हो, हम बहुत थोड़ा नेगेटिव की तरह ही बोलते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम पे जो है हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमारा जब इकोनॉमी एकदम ही जब लो स्टेट पे था, तो वो लो से आज का जो आपका जो डेट दिख रहा है, जो अब आप बोलते हो कि भाई प्राइवेट जो है बहुत अच्छा है, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे हैं, या फिर प्राइवेट जो है हर चीज़ अच्छा है, फास्ट है, ये है, पर वो चीज़ बनाने में, वो चीज़ को लाने में जो है उनका जो योगदान है पब्लिक सेक्टर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने भी जो है इसी चीज़ को एक बेस बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस देखो हमेशा आपका होना चाहिए। उस स्ट्रॉन्ग बेस से ही जो है हम इतना स्ट्रॉन्ग आगे भी बन सकते हैं। अब देखो, अब अगर आप रिसेशन वगैरह देखो, बाहर की कंट्री में रिसेशन वगैरह आया, पर क्या इंडिया को इफेक्ट हुआ? देखो इंडिया को इफेक्ट बहुत कम हुआ, ये नहीं मैं बोल रही कि नहीं हुआ, बट कम हुआ। वो सारा जो था क्योंकि हमारा भी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग था। खैर वो तो अलग ही टॉपिक है। बाकी मैं वैसे बता रही हूँ कि एक बेस जो है, एक बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, तो कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकता। अगर कॉन्सेप्ट भी, अगर आप जैसे पढ़ भी रहे हो, तो अगर आपका ये बेस क्लियर रहेगा कि मेरे को पढ़ना क्या है, मेरे में टॉपिक्स क्या क्या है, मेरे सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स हैं, वो सब आप एक स्ट्रांग बेस लेके चलोगे, तो आपको अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कुछ ना कुछ तो भाई लिख ही लोगे, आप आंसर छोड़ के नहीं आओगे। तो वही यहाँ पे बात है कि क्योंकि उस टाइम जो है डेवलपमेंट पाथ की ओर बढ़े थे, एंड उस टाइम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क जो है चूज करने की बात हुई थी, तो यहाँ पे जो है स्टेट का रोल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है काफी कुछ ज्यादा ही वहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। एंड हमारे इकोनॉमी में जो है बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, एंड ये इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है। इकोनॉमिक क्राइसिस आते ही काफी ज्यादा कुछ प्रॉब्लमें हो गई थी। ओके, एंड अगर हम बात करें 1991 की, 1991 में जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आया था, दैट वाज योर एलपीजी यानी कि योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज योर ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो इसके आते ही जो है काफी सारा एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला। 1991 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए 1991 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो एक तरीके से अचीवमेंट ही भी है, क्योंकि उसके बाद हमारे जो है काफी चीज जो है तेज तरीके से जो है हमारा प्रोग्रेस जो है काफी ज्यादा अच्छे से होने लगा। जो हमारा सपना था इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब का जो सपना लिए चल रहे थे ना, ये काफी जल्दी जल्दी हमारा अचीव होते हुए हमें दिखाई दिया। एंड इसी सब के अंडर जो है हमारे पास जो है उसी दौरान, उसी एरा में जो है हम इस 3 पॉलिसीज को भी लाए थे, और ये 3 पॉलिसीज जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज कहलाती हैं। ये 3 पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज अवर इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड ये 3 पॉलिसी है हमारा, कौन कौन से पॉलिसीज है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं? दैट इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, योर फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सो ये 3 पॉलिसीज को हम इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आए हैं उसमें से जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। देखो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो भी एज वेल एज सेम, उतना ही उसका भी इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 जो है आपको जो है आपके सिलेबस में है यहाँ पे, और हमको जो है ये तीनों को पढ़ना है। तो हम जो है शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो क्या होता है वो हम देख। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है? इंडस्ट्री की पॉलिसी। ओके, सो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन,
उसमें देखो पॉलिसी मतलब कि उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उसमें वो आपके प्रोसीजर्स भी इंक्लूड होंगे, आपके प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड होंगे, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंक्लूड होंगे, जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे लगता है। जो भी आपके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं आपके कंट्री के अंदर, ओके, आपके जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इंडस्ट्रीज पे जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगता है। एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन कह लो, ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स कह लो, जितने भी प्रिंसिपल्स कह लो, जिसके आधार पर आप इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्री को चला के ले जा सकते हो, वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, एंड वही सारे रूल्स को जो है हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं। ये सारे पॉलिसी, ये जो है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है अगर फॉलो करके आप अच्छे से चलोगे और सारे ये पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो ये एक इंडस्ट्री की पॉलिसी बन जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक अलग सा पॉलिसी रहता है, तो हर एक सेक्टर का है, सेक्टर वाइज भी जो है यहाँ पे पॉलिसी बदलता रहता है। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में आपके जितने भी इंडस्ट्रीज है जो कि इंडिया के अंदर विद इन द कंट्री जो है आपका चलता है, वो सारा जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही कहलाता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया, तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो था अपना पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंस के एकदम बाद ही जो है इश्यू कर दिया था। तो इंडिपेंडेंस हमको मिला 1947 में, एंड जो पहला हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमको मिला दैट वाज इन द ईयर 1948। ओके, और एकदम एक साल बाद अप्रैल 1948 में वी गॉट अवर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी जो है उसी दौरान ही आया था, एंड उसने जो है कॉन्टेम्पलेट कर दिया था हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब आपको पता ही है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जो है वहां पे आपको जो है हर तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था कि किस हिसाब से है। एंड धीरे धीरे करके जो है उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो थे ज़्यादा थे, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बेस बनाने के लिए हमारे इंडस्ट्रियल एक हमारे पास उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, एंड स्ट्रॉन्ग बेस को बनाने के लिए हमने मदद ली इन सभी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की। ओके, सो उस टाइम पे अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे ही फोकस करें तो यहाँ पे हमारा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमको 1948 में मिल गया था। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो हमें मिला था इन द ईयर 1956। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो हमको मिला इन द ईयर 1956। हुआ क्या कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ लिया है, 5 ईयर प्लान्स। ओके, 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने डिटेल पर पढ़ रखा है ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में। सो जो पहला 5 ईयर प्लान हुआ था ना, उसके बाद एक नीड फील हुआ कि भाई हमें जो है एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी जो है जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन के लिए भी जो है हमें जो है सेपरेटली जो है एक जरूरत है एक ऐसी पॉलिसी की जो कि फोकस करे रेजोल्यूशन में भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो भी तरीके के रेजोल्यूशंस हैं उन सब के लिए भी जो है एक सेपरेट पॉलिसी की जो है नीड फील हुआ उस टाइम, क्योंकि जो है हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल था उसको अचीव करने के लिए लगा कि भाई इसको ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो अकॉर्डिंगली द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द ईयर 1956 इन अप्रैल। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं। इस पॉलिसी के अंदर जो है मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, किस ऑब्जेक्टिव के जरिए, किस ऑब्जेक्टिव के वजह से जो है ये हमारे पास ये हमें पॉलिसी मिला, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका यही रहेगा कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पीड अप द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि भाई आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो उस टाइम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें अचीव करना था, किसी भी हाल में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए था इन ऑल आवर फिगर्स। नेशनल इनकम की बात करो, जीडीपी की बात करो, सेक्टर वाइज अचीवमेंट की बात करो, हर जगह जो है हमें प्रोग्रेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हर जगह हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इन ऑल द सेक्टर्स वी रिक्वायर्ड दैट। तो उसके लिए जो है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इसका अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी से कराओगे,
एंड जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका स्पीड अप कराओगे, यानी कि जल्दी जल्दी से जो है सारे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। जो हैवी इंडस्ट्रीज है और जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, देखो हैवी इंडस्ट्री जो है ये ना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो आपका जो इंडस्ट्रियल का है, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कहानी है उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करने का काम जो है यहाँ पे बोला गया कि आप जो है इस पॉलिसी के जरिए जो है आप मदद करोगे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग जो है इंडस्ट्री का बेस बनाने में। सो इसलिए जो है यहाँ पे भी इसका ऑब्जेक्टिव यही रखा गया है कि आप जो है हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करोगे, फिर आप फोकस करोगे जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है उसको भी फोकस करोगे। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड द पब्लिक सेक्टर। जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर है ना उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम ये हम जो फोकस कर रहे थे हम पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे ताकि पब्लिक सेक्टर जो है हमें वो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग जो है बेस बना के दे दे। Next objective was to prevent growth of monopolies and concentration of economic resources and power. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोनोपोली बन जाए। हम ये नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से जो है मोनोपोली बन जाए। ऐसा ना हो कि जो है इंडस्ट्री में खाली एक चीज को बनाने वाला, एक प्रोडक्ट को बनाने वाला खाली एक ही बंदा है। ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली एक ही कंपनी एक प्रोडक्ट को बना रही है। ओके, सो ऐसा बिल्कुल भी जो है हमें नहीं चाहिए था। ऐसे बिल्कुल भी स्टेट हमें नहीं चाहिए था। तो वी वांटेड कि जो है मोनोपोली जो है बिल्कुल मोनोपोली का प्रैक्टिस ही खत्म हो जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथ में है। एंड जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू रिड्यूस द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। जितना भी आपको इनकम और वेल्थ में जो है डिस्पैरिटी दिखाई देता है ना, वो डिस्पैरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी जो है उसको जो हटाना भी जो है इसी का ऑब्जेक्टिव था, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो है कितने हमने देख ली, ये हमने 5 ऑब्जेक्टिव देख लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एज वेल एज फिफ्थ। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के। ओके, तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1956 का, इसमें जो है कुछ थोड़े बहुत फीचर्स थे। वो फीचर क्या थे वो एक बार हमको देखना पड़ेगा। जो पहला फीचर था दैट वाज डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहला फीचर क्या था हमारा, द फर्स्ट फीचर इज योर डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप किस हिसाब से डिवाइड करोगे। इंडस्ट्री का पूरा सेक्टर है, ओके, पूरे इंडिया में इंडस्ट्री का सेक्टर है। जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं वो इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट है उसी को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो है क्या, और उसका डिवीजन जो है वो किस हिसाब से इन लोगों ने करने की कोशिश की। तो पहला जो था, हमने जो है 1956 इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के हिसाब से हमने इंडस्ट्री को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ओके, देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला ऐसा कैटेगरी जो कि एक्सक्लूसिवली जो है स्टेट के अंडर होगा। सेकंड ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि मिक्स्ड होगा, यानी कि वहां पे आपको स्टेट भी दिखेगा, यानी कि आपको जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी दिखेंगे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी दिखेंगे, और जो सेकंड है वो आपको क्या दिखेगा, सेकंड आपको वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी दिखेंगे। एंड जो थर्ड जो डिवीजन है वो हमने किया गया कि जो लास्ट है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर प्राइवेट प्लेयर्स, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ओके, तो अगर हम डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 3 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज दैट इज एक्सक्लूसिवली अंडर द स्टेट, सेकेंड वन इज वहां पे आपको मिक्स तरीके का देखने को मिलेगा जहां पे आपको प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्लेयर्स देखने को मिलेगा। द थर्ड वन इज योर एक्सक्लूसिवली प्राइवेट। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली जो है पब्लिक सेक्टर के हाथ में दिया गया है, यानी कि डायरेक्टली स्टेट के हाथ में दिया गया है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है, वो क्या क्या चीजें हैं। देखो उनमें जो है मेनली जो है कुछ चीजें आती हैं, वो हो गया आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ओके, आर्म्स हो गया, एम्यूनिशन हो गया, आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया। एटॉमिक एनर्जी की अगर हम बात करें, हम एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ओके, एयर ट्रांसपोर्ट, तो
तो ये सारा जो है हमने गवर्नमेंट के हाथ में ही दे दिया कि भाई इसके इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेंगे, ओके। क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एटॉमिक एनर्जी को ना आप प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो जो है हमारा जो सोशल मास है उसके लिए काम नहीं करता। जबकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं, वो मेनली जो है लोगों के हित में काम करते हैं कि लोगों को कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि वहां पे जो है अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ये एटॉमिक एनर्जी और ऐसा जो क्रूशल चीजें उनके हाथ में दे देना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वहां पे आता ही आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमारा जो है डेवलपमेंट तो होता रहेगा, बट मेरे देश के लोग जो है वो सेफ होने चाहिए। तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज को उसने अपने हाथ में ही रखा, जैसे कि रेल इंडस्ट्री हो गया। रेल उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए रेलवेज को उसने अपने पास रखा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को अपने पास रखा, एटॉमिक एनर्जी को अपने पास रखा, एयर हो गया, इन सबको जो है एयर ट्रांसपोर्ट, इन सबको जो है अपने पास रखा, ओके। तो ये जो है एक्सक्लूसिवली ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज थे जो कि हमारा गवर्नमेंट ही देख रहा था उसको, इसलिए हमने ये पहला डिवीजन, जो पहला कैटेगरी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, इसके अंदर ये आता है। सेकेंड कैटेगरी हमने क्या बोला था? सेकेंड कैटेगरी में हमने बोला था कि भाई मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड सेक्टर। तो मिक्स्ड सेक्टर में जो है आपको पब्लिक प्लेयर्स भी दिखाई देंगे, आपको जो है प्राइवेट प्लेयर्स भी दिखाई देंगे। जैसे आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ओके, सी ट्रांसपोर्ट हो गया, सी में ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें मशीन टूल्स की, ओके, फिर अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की, फिर टूल्स वगैरह की, फेरो एलॉयज वगैरह होता है, फेरो एलॉयज, ड्रग्स, ओके, दवाइयां वगैरह, अगर हम सिंथेटिक रबर की बात करें, फर्टिलाइजर हो गया, ओके, फर्टिलाइजर की बात करें, कोल वगैरह, कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, तो इन सब को जो है इन्होंने मिक्स्ड कैटेगरी में डाल के रखा है। तो मिक्स्ड कैटेगरी में क्या होगा? गवर्नमेंट का ज्यादा रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा ज्यादा था, बट प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया कि आप भी जो है इस सेक्टर में जो है घुस सकते हो, आप भी जो है यहाँ पे अपना जो है आप प्ले यहाँ पे भी अपना कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मिक्स सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड जो थर्ड जो हमारा कैटेगरी है वो है प्राइवेट सेक्टर का, ऐसी चीजें जहाँ पे हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है मैदान खोल के दे दिया एंड हमने बोल दिया कि भाई आप जो है वहां पे अपने जो है इंडस्ट्रीज जो है सेटअप कर सकते हो और जो है डेवलपमेंट में हमारे देश का साथ दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है मेन, यहाँ पे क्या ऐसा है कि क्या स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है? ऐसा नहीं है। देखो प्राइवेट सेक्टर को भी आने के लिए आपको एक जो है छोटा सा बेस देना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें तो है गवर्नमेंट को तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, ओके। कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कुछ फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा वो सेक्टर में मेनली कौन होगा? मेनली प्राइवेट प्लेयर्स ही होंगे। तो ये हमने पहला देख लिया, पहला सैलिएंट फीचर देख लिया, जिसमें कि हमने देखा डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है, इसमें जो है बहुत अच्छे से जो है बता रखा है कि हमने किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिवाइड करते हैं। देखो अब डिवाइड करने से अच्छे से जो है हम उसको जो है उस पर फोकस कर पाएंगे। हम पॉलिसी डिवाइड करने का फायदा यही है कि अगर हमें कोई नई पॉलिसी बनाना है, कोई पॉलिसी में चेंज लाने हैं, तो हमें पूरे पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ चेंज चलाना है तो हम जो है उसी इंडस्ट्री के लिए जो है रूल्स और रेगुलेशन चेंजेस ला सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उनको जो है मॉनिटरिंग करना, यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात आती है। अगर ये सब आप प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली लेके चलोगे तो यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग करना जो है काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि किसका भाई कितना आउटपुट है, किसने कितना काम किया, किसको कितनी क्या रिसोर्सेज की जरूरत क्या हो रहा है, तो वो सारा चीजें को जो मॉनिटर करना है, मॉनिटरिंग करना काफी ज्यादा इस केस में इजी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो सैलिएंट फीचर है दैट इज योर को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन ऑफ पब्लिक एज वेल एज योर प्राइवेट सेक्टर, ओके। तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस की बात चल रही है, ओके। यहाँ पे जो है 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसने जो है
ऐसा नहीं बना रखा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है या फिर जो एकदम ही जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम ही इंडिपेंडेंट है कि प्राइवेट अपना जो है इंडिपेंडेंटली चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो है साथ साथ जो है कॉपरेशन में चलना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट है वो सारे इंडस्ट्रीज वगैरह जो है सेटअप करेंगे, जो बेस जो है बनाने का काम, एक जो बेस बनाने का काम रहता है वो गवर्नमेंट का रहेगा। एंड इसमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम जो है प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे बुला रहे हैं। ओके, इसके अलावा कुछ जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, जैसे हमने प्रीवियस बात किया, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो है जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब का जो है मेनली गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा। ओके, तो यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, हमारा गवर्नमेंट भी रहेगा, दोनों रहेंगे, बट दोनों का जो है म्यूचुअली वो को एग्जिस्ट करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपना ही देख रहा है, प्राइवेट अपना ही, उनकी अलग कहानी चल रही है, ऐसा नहीं है। दोनों जो है वो एकदम एक साथ साथ जो है चीजों को लेकर वो चलेंगे। The third salient feature is government reputation and control of private sector. ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम 1956 की यहाँ पे कहानी चल रही है, तो 1956 में जो है ज्यादा इंडिपेंडेंस जो है प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया था। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया था। उस टाइम जो है काफी ज्यादा वो रिस्ट्रिक्टेड थे, काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे। देखो, किसी सेक्टर में एंट्री करने के लिए भी बहुत है रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ रहा था। इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी वगैरह जो भी थे स्टेट के, वो जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो है फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो ये प्राइवेट सेक्टर का जो ऑपरेशन की अगर हम बात करें ना, इनका ऑपरेशन जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं ना, इसी दायरे के अंदर रह के इनको जो है अपनी इंडस्ट्री चलानी थी, जो कि जो था खैर उस टाइम के हिसाब से देखो टफ तो था ही, बट एटलीस्ट उन्हें एंट्री तो मिला ना। जो फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ सैलिएंट फीचर इज रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। ओके, देखो रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब यही होता है कि इंडिया में जो है हर जगह जो है इक्वल तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डिस्पैरिटी मतलब कि डिस्पैरिटी का सीधा सीधा मतलब यही है। ओके, सारे क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा था कि कुछ क्षेत्र पे, कुछ जगह में, जैसे मेट्रोपॉलिटन, फॉर एग्जांपल, ये मैं बता रही हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहे थे, पर जो गांव वगैरह है, जो रूरल एरियाज वगैरह जो है, उनका डेवलपमेंट जो है उस स्पीड पे नहीं हो रहा था जितने स्पीड पे जो है ये मेन इंडस्ट्रीज का हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे जो है रीजनल डिस्पैरिटी काफी देखने को मिला था। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 ये लेके आई थी, ये एक चीज लेके आई थी कि भाई आप जो है जो आपके बैकवर्ड एरियाज है ना, उस पे भी जो है आप जो है ध्यान दोगे। तो जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप खाली दिल्ली में ही इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, खाली मुंबई में इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, मेन शहरों में ही, कोलकाता में इंडस्ट्री लगा रहे हो, आप ऐसा नहीं करोगे। आप जो है हर जगह, इवन योर बैकवर्ड जो एरियाज है, वहां पे भी आप जाके क्या करोगे, वहां पे भी जाके आप इंडस्ट्रीज की सेटअप करोगे, ताकि जो है रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो कम हो सके। तो यहाँ पे हमारा मेन एम यही था कि आप जो है रीजनल डिस्पैरिटी को क्या करोगे, आप रीजनल डिस्पैरिटी को कम करोगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज जो है इस पॉलिसी में था, जो 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये था कि उसने जो है जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको भी उसने ध्यान दिया। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, हम जो है क्योंकि हमारे पास एक बेस नहीं था स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज का, तो हम बेस बनाने के लिए जो है ना हैवी इंडस्ट्री को फोकस किया जाता है ज्यादा। बट हैवी इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस करते करते क्या हो गया कि भाई आप जो है पॉलिसीज भी ला रहे हो, आप जो भी स्कीम ला रहे हो, जो भी लोन बोन के स्कीम ला रहे हो, या कुछ भी जो आप स्कीम्स लाते हो ना, वो सारा स्कीम मेनली फोकस रहता है लार्ज सेक्टर में। बट ये कहीं ना कहीं ये जो छोटे इंडस्ट्रीज है ना, जो छोटे हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। एंड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 जो है, 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, उसने यहाँ पे इस एरिया में ध्यान दिया कि भाई ये जो स्मॉल सेक्टर जो है, ये जो छूट जाते हैं हमसे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये जो छूट जाते हैं हमसे, हम इनको जो है नहीं छोड़ेंगे, हम इनको जो है वो साथ लेके ही चलेंगे। अब देखो, ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, और वो फीचर यही होता है कि ये क्या होते हैं, ये लेबर इंटेंसिव होते हैं। दीज आर लेबर इंटेंसिव यूनिट्स। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ज्यादा, अगर हम लार्ज स्केल यूनिट्स की बात करें,
वो तो अलग है, अपना चल रहा है, बट यहाँ पे जो है लोगों का नंबर ज्यादा रहता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगर हम लेबर जनरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में आपको ज्यादा जो है यहाँ पे टर्नओवर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा कि ज्यादा जो है लोग यहाँ पे जो है एम्प्लॉय हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इससे अगर आप इन लोगों पे फोकस करोगे, इन इंडस्ट्रीज पे फोकस करोगे, तो कितने लोगों का भलाई हो जाएगा, कितने लोग जो है क्या पता इतने में से काफी सारे लोग पॉवर्टी के अंडर हो और वो पॉवर्टी से बाहर निकल आए। ओके, तो इस हिसाब से जो है कहने का मतलब यही है कि आप इसको अगर फोकस करोगे तो हमारे जो पिछड़े हुए सोसाइटीज वगैरह हैं वो सारा भी क्या हो जाएगा, उनका भी जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, हम अगर इकोनॉमिक पावर की बात करें तो वो सारा चीज जो है हम जो फोकस करते हैं जो लार्ज इंडस्ट्री में, अब वो फोकस शिफ्ट होके जो है वो उन पे, देखो ऐसा नहीं है कि फोकस इस पे ही शिफ्ट हो गया, फोकस उन पे रहेगा तो सही, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उन पे फोकस बिल्कुल रहेगा, बट हम यहाँ पे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करेंगे, इनको हम जो है कहीं छोड़ने नहीं देंगे। ओके, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको भी हम साथ लेके जो है चलेंगे। The next salient feature is of industrial peace। तो यहाँ पे जो है 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज कर रखा है रोल किस चीज का, भाई इंडस्ट्रियल पीस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है देखो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्करों का, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उनका। तो उन सब का जो है उन सबको हटाने के लिए एक प्रॉपर तरीके का जो है इंसेंटिव बेस्ड वर्क होना चाहिए। ये प्रपोज किया गया है कि वर्क जो है वो इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए। अगर आप इतने टाइम के लिए काम करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ओके, तो इस हिसाब से जो है उन्होंने जो है वर्क के हिसाब से रखा कि आप कितना काम करोगे और कितना आपको जो है तनख्वाह वो मिलेगा। तो ये जो है इन सब से जो है एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वो सबका भी कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे आने लगा। और इससे क्या है कि जो स्ट्राइक वगैरह, पहले देखो स्ट्राइक वगैरह बहुत होते थे, हड़ताल बहुत होते थे, क्योंकि वर्कर जो है उनकी कुछ मांगे ही नहीं पूरी होती थी, उनको कोई ज्यादा भाव ही नहीं देता था, उनको जो है वो बेचारे रात रात तक काम करते थे बट सैलरी उनको कम मिलती थी। तो वो सारे प्रॉब्लम से जो है उनको छुटकारा दिलाने के लिए ये जो है वर्क को जो है इंसेंटिव्स के साथ जो है बांध के रखा गया, साथ में ले लेके चलने लगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट लेके, ताकि जो है पूरे इंडस्ट्री में जो है माहौल अच्छा रहे। देखो अगर एक कंपनी का माहौल अच्छा रहेगा ना, अगर कंपनी का माहौल अच्छा रहेगा तो कंपनी प्रोग्रेस ही करेगा। सिंपली अगर ऐसी सारी कंपनीज रहेगी, अच्छे से काम करेगी, तो आपके पूरा जो सेक्टर है ना आपका, उस सेक्टर का ही डेवलपमेंट हो जाएगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे इसने इसको फोकस किया कि भाई इंडस्ट्री में पीस जो है आपको रखना काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि उस टाइम पे जो है इंडिया के पास जो है शॉर्टेज था टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सनल का। तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात कही गई कि भाई आप जो है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, प्रॉपर जो है यूनिवर्सिटी में सिलेबस ही बनाओ। अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है, कोई सी आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हो, तो इंजीनियरिंग के लिए जो है आप प्रॉपर से जो है एक कोर्स निकालो, बीटेक का प्रॉपर कोर्स निकालो 4 साल का, जितने का भी हो गया। फिर अगर कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के लिए प्रॉपर आप कोर्स रखो। अब ये तो देखो जनरल हो गया, इसके अलावा जैसे कि कुछ होते एरोनॉटिक्स, पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से कोर्स रखो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक कोर्स रखना जो है आपको बहुत जरूरी है। एंड ये सब बातें जो है, ये सब डिमांड जो है यहाँ पे रेस किया गया। सो ये जो थे कुछ सैलिएंट फीचर्स थे इस 1956 जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के। एंड इसका मेन उद्देश्य यही था कि हमने जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लेके चले थे ना, उस कॉन्सेप्ट को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाना, बस यही था इसका मेन कॉन्सेप्ट, मेन उद्देश्य, इसका बेसिक उद्देश्य जो है वो यही था।
तो अगर हम बात करें कि भाई इसका फायदा क्या हुआ या इसका नुकसान क्या हुआ, अगर हम 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का अगर हम एक तरीके से अप्रेजल लेना तो ये तो है अच्छा ही था। इसने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छे कदम उठाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हम सपना लेके चल रहे थे ना, उस सपने की ओर जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसने बहुत अच्छे से जो है सारी चीजें बिल्डअप करी। ये चाहते थे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग पर्सनल हो, तो इन्होंने बोला कि भाई यूनिवर्सिटीज में जो है कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए। दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टेप। ओके, बट अब देखो जो है कुछ ना कुछ जो है क्रिटिकल लोग तो आते ही हैं। वो बोलते हैं कि भाई जो है यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने जो है आपने जो है पब्लिक सेक्टर को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे दिया। भाई इतना उनको भाव देने की क्या जरूरत थी पब्लिक सेक्टर को, वो काम तो प्राइवेट सेक्टर से भी आप करवा सकते थे। तो ऐसे क्रिटिक्स जो है यहाँ पे अब लोग आ गए, जो क्रिटिक्स उल्टे पुल्टे बोलने वाले जो लोग हैं वो आ गए और वो ये बोलने लगे, वो इसके फेवर में नहीं थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो है ज्यादा भाव जो है किसको दिया, पब्लिक सेक्टर को दिया, वो उसके फेवर में जो है बिल्कुल भी नहीं थे। ओके, एंड इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है उसने एक लिंकेज क्रिएट किया था ग्रोथ इन द पब्लिक सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट में। ओके, ये पहले किसी ने नहीं किया था। एक तो ग्रोथ इन पब्लिक सेक्टर, ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, इसका जो लिंक है, इसका लिंक और इन पे डीप जो है स्टडी करी थी इसमें, वो जो है हमें पहले जो है ये चीज देखने को मिला नहीं था। प्लस इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया गया, वो था स्मॉल स्केल एंड कॉटेजेस। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज है उस पे फोकस करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, एंड इसमें जो है उन्होंने इस पे फोकस भी किया। तो ये था हमने ओवरऑल जो देखा, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने देख लिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाला हमने यहाँ पे अभी कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम देखेंगे कि भाई क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इन द ईयर 1970 टू 1980। 1970 टू 1980 में क्या कुछ ऐसे चीज़ें हुआ जिसके बारे में हमें जो है हमें इतना उसे इन डेप्थ पढ़ना पड़ रहा है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। सो आज जो है हमने कवर अप कर लिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को, जिसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे एंड हमने उसके सैलिएंट फीचर्स को भी देख लिया। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.